आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 3। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आइएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारा। देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वर्क। मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए, अगर मैं एक लाइन में एक सिंपल बात करूं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ही सिमिलर हैं। बस जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है वो है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर आपको कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप काउंटर पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर्स लेना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। यानी उनका आपका जो एंट्री और एग्जिट है वो एक्सचेंज के द्वारा होता है। तो यानी अगर हम सिंपल सी भाषा में लिखें तो यहां लिखो, फ्यूचर्स आर just like forward contracts except futures are traded. Futures are traded on exchange whereas whereas forward contracts are OTC यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। क्लियर बिल्कुल। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज बात करूं तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स बिल्कुल सेम है। सबसे मेजर बात जो यहां पर आती है वो ये है कि फ्यूचर्स जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है। यानी एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है उनका। यानी जहां पर कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, वो ओटीसी होते हैं। क्लियर बिल्कुल। लिखें,
देखिए, जैसे मान लीजिए ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट एंटर हुआ है। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय 250 shares of Wipro, 250 shares of Wipro for rupees 275 each after 3 months। समझना, एक्स ने वाई के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं विप्रो के 250 शेयर्स 275 के आधार पर खरीदूंगा, लेकिन कब? सेटलमेंट आज नहीं होगा, सेटलमेंट कब होगा? फ्यूचर में होगा। सेम यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज केवल एग्रीमेंट होगा, लेकिन उसका जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट होगा फ्यूचर की किसी डेट पर जाकर। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। अब फर्क क्या है? ये एक्स और वाई जो हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को नहीं जानते। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे होता है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, अभी लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगा। बस बात यह है कि जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी रूल वही है कि आज आप एग्री करोगे किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, लेकिन वो जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट क्या होगा? फ्यूचर में जाकर होगा। लिखें, अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ पार्टीज अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज हैविंग राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस। बहुत ध्यान से सुनना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का राइट भी होता है और एज वेल एज ऑब्लिगेशन भी होता है। बोथ पार्टी हैविंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां एक तो एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है। अगर एक्स के राइट की बात करूं तो एक्स को अधिकार है वाई से 250 शेयर लेने का, यानी इसका राइट है टू रिसीव 250 शेयर्स ऑफ विप्रो फ्रॉम वाई। क्लियर? बिल्कुल राइट है एक्स के पास।
ठीक है, तो टू रिसीव 250 शेयर्स ऑफ विप्रो फ्रॉम वाई, ये तो एक्स का क्या है, एक राइट है। और ऑब्लिगेशन क्या है इसका, ऑब्लिगेशन क्या है कि इसे अमाउंट वाई को क्या करना है, पे करना है। टू पे ₹275 पर शेयर टू वाई, ये लीजिए। तो ये एक्स का राइट भी है और एक्स का ऑब्लिगेशन भी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। जब हम वाई पर जाते हैं तो वाई का राइट क्या है, टू रिसीव ₹275 पर शेयर फ्रॉम एक्स। वाई का अधिकार है कि उसको रिसीव करने का राइट है एक्स से, कि भैया वो एक्स से पर शेयर पर क्या ले सकता है, ₹275 ले सकता है। और इसका ऑब्लिगेशन क्या है, टू डिलीवर 250 शेयर्स टू डिलीवर 250 शेयर्स टू एक्स। आप समझ रहे हैं, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड की तरह ही हैं, फ्यूचर में ही सेटल होंगे। और दोनों पार्टीज का यहां पर क्या होता है, ऑब्लिगेशन भी होता है और एज वेल एज आपका राइट भी होता है। यानी एक्स के पास भी राइट और ऑब्लिगेशन है और वाई के पास भी इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट और ऑब्लिगेशन आएगा। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। यानी अगर अब एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव which are traded on stock exchange. Future contracts are financial derivatives which are traded on stock exchange. Under future contract, parties are agree to buy or sell. Parties are agree to buy or sell a specified quantity at a specified price.
यहां पर पार्टीज एग्री करेंगी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदने या बेचने के लिए, और उसकी जो प्राइस होगी वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स must be entered today, but settlement takes place at future date। ये लीजिए, इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी आप बेसिकली अगर समझो तो हाईलाइट करने वाले जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं, एक तो ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होगा, ठीक है, बाय और सेल ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट स्पेसिफाइड प्राइस होगा, ठीक है। और सेटलमेंट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होगा, फ्यूचर डेट पर होगा। बस इतना से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर कॉल्ड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बताइए, क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। तो बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किस तरह से चलते हैं, जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बस फॉरवर्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, और जो फ्यूचर्स है आपका वो क्या है, आपका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होता है। लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब है इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2। बाइंग फ्यूचर वर्सेस सेलिंग फ्यूचर। बाइंग फ्यूचर वर्सेस सेलिंग फ्यूचर, दो टर्म है, बाइंग फ्यूचर और एक है सेलिंग फ्यूचर। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर को बाय करना मतलब टेकिंग डिलीवरी ऑफ अंडरलेइंग एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, उसे हम बोलते हैं बाइंग फ्यूचर। अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस के 200 शेयर को लेने का एग्रीमेंट किया एक स्पेसिफिक डेट पर, तो इसका मतलब मैंने फ्यूचर को क्या है, बाय किया है। यानी मैं डिलीवरी लेना चाहता हूं उस अंडरलाइन की। और सेलिंग फ्यूचर का मतलब हो गया गिविंग डिलीवरी ऑफ
underlying at a specific future date। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो सेलिंग फ्यूचर का मतलब हो गया गिविंग द डिलीवरी ऑफ अंडरलेइंग एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। तो उसे हम बोलते हैं बाइंग फ्यूचर वर्सेस सेलिंग फ्यूचर। यानी अगर हम एक स्पेसिफाइड डेट पर किसी अंडरलाइन की डिलीवरी ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसको बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो बाइंग फ्यूचर हो गया। और सेलिंग फ्यूचर का मतलब हो गया जब हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी, स्पेसिफिक स्टॉक को डिलीवर करने की बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग फ्यूचर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स एज पर अंडरले। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द अंडरलेइंग अलग अलग तरह के होते हैं। when underlying is currency। यानी जब हम बाय और सेल कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर इन रेस्पेक्ट ऑफ करेंसी करेंगे, तो जब अंडरलेइंग करेंसी होगी तो इसे बोला जाएगा करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे क्या बोला जाएगा, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। when underlying is stock, यानी शेयर्स। यानी जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स को लेकर के किए जाएंगे तो इसे बोला जाएगा स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स।
when underlying is commodity, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी को लेकर, जैसे वीट के कॉन्ट्रैक्ट, राइस के कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी में डॉलर हो गया, स्टॉक में विप्रो के शेयर्स हो गए, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज को लेकर किए जाएंगे, यानी जो अंडरलेइंग होगी जिसके कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो कमोडिटी है तो इसे बोला जाएगा कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे बोला जाएगा कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन underlying is इंटरेस्ट, यानी अगर मेरे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट की रेट को लेकर के किए जाएंगे तो इसे बोला जाएगा इंटरेस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए, क्लियर? बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेंगे कि हम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कौन सी अंडरलेइंग का कर रहे हैं। अगर अंडरलीइंग करेंसी है डॉलर, पाउंड, रुपी, तो दैट विल बी कॉल्ड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी अंडरलीइंग किसी कंपनी का शेयर्स है, किसी कंपनी का स्टॉक है, रिलायंस का शेयर, विप्रो का शेयर, तो दिस विल बी नोन एज स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हमारा जो अंडरलीइंग है वो कोई कमोडिटी है, गेहूं, चावल, कॉटन, तो गोल्ड, सिल्वर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और जहां पर अंडरलीइंग इंटरेस्ट रेट होंगी, यानी जहां हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट लाइबोर पर बेस्ड, माइबोर पर बेस्ड, पीएलआर पर बेस्ड होंगे, तो उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम उसे बोलेंगे। तो हमें चार चीजें पढ़नी है: करेंसी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, फिर स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। ये आपका एक तरह से मैं बोलूं तो फ्यूचर का पूरा पार्ट है कि चार तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर करना, उनमें सेटल करना, इनसे रिलेटेड हम सारी बातें यहां पर सीखेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 4। हाउ टू एंटर हाउ टू एंटर exchange traded contracts. How to enter exchange traded contracts. And margin requirement. Under future contract.
अब देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे इस टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज ट्रेडेड करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होती है? इस कॉन्सेप्ट में हम ये दो बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। मैकेनिज्म क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का, किस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जाता है, और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। आओ अब जरा हम इसको समझते हैं। देखिएगा, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, जो भी आपको दिया हुआ है ये उस एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इस स्टॉक एक्सचेंज ने ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं जिन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है इस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने का। इन्होंने लाइसेंस ले रखा है। ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स हैं इन्होंने लाइसेंस ले रखा है। इन स्टॉक, यानी बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, इन्होंने एक लाइसेंस ले रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में क्या करने का, डील करने का एक लाइसेंस इस स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रखा है। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं इन्हें एक राइट मिला है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप राइट टू डील विथ सच स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आइए, इसी तरह से ये एक और पर्सन है मिस्टर वाई। ठीक है, इन्होंने भी क्या ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है। इन्होंने भी इस स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस दे रखा है कि ये भी इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। बोलिए, यहां तक की बात समझ आ गई? ठीक है, तो और एक और बात, ये जितने भी इस तरह के कई स्टॉक ब्रोकर्स होंगे जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने का, ये सभी एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर टर्मिनल काम करता है जिससे जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के, जिनको राइट है, जिन्होंने क्या ले रखा है, मेंबरशिप ले रखी है इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो सभी एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं। क्लियर बिल्कुल? आइए, अब क्या हुआ, ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर ए, जिसका नाम है मिस्टर ए, ये चाहते हैं कि यार मैं फ्यूचर मार्केट में एंटर होता हूं, मुझे wants टू परचेज 100 शेयर्स
of X Limited at 200 each, at 200 each. तो मिस्टर ए जो हैं उनको शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी के एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्राइस पर। तो ये क्या हुआ, ये अपने एरिया के स्टॉक ब्रोकर के पास गए, स्टॉक ब्रोकर के पास गए। मिस्टर एक्स ने देखा कि यार मिस्टर ए उनके पास आ रहे हैं। इमीडिएटली एक्स ने ए को एक बात बोली, बोले सुनो, मिस्टर ए पहले कुछ भी बोलते, इससे पहले मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को बोला कि सुनो, तुम अगर मेरे पास आए हो, मेरे से कोई बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक अकाउंट मेरे पास ओपन करवाना पड़ेगा और उस अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। डिपॉजिट, सम मार्जिन, जिसे बोला जाता है इनिशियल मार्जिन, जिसे बोला जाता है इनिशियल मार्जिन, समझिएगा। तो ये जो ए इसके पास पहुंचे तो एक्स ने बोला कि भाई पहले एक अकाउंट खुलवाओ और कुछ मार्जिन जमा कराओ, जिस मार्जिन का नाम है इनिशियल मार्जिन। तो भैया ए ने एक्स के पास एक अकाउंट खुलवा दिया और उस अकाउंट में क्या डिपॉजिट करवा दिया, मार्जिन मनी उसने क्या कर दी, डिपॉजिट करवा दी। और उस मार्जिन मनी को नाम दिया हमने इनिशियल मार्जिन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है वो भी समझा रहा हूं और मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी समझा रहा हूं। तो जैसे ही मिस्टर ए को एक्स के साथ कोई भी एग्रीमेंट करना था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो एक्स के पास उन्होंने सबसे पहले एक अकाउंट खुलवाया और उसमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट के हिसाब से डिफाइंड मार्जिन मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जिसको वो बोलेगा इनिशियल मार्जिन। बोलो क्लियर बिल्कुल, इनिशियल मार्जिन। आओ अब जरा यहां पर भी बात करते हैं। अच्छा पहले एक बार सुनो, अब इसने अकाउंट ओपन कर लिया, सुनना बहुत ध्यान से, इसने अकाउंट ओपन कर लिया तो इमीडिएटली इसका एक अकाउंट ओपन हो गया, डीमेट अकाउंट जिसको आप जानते हो। अब ए ने अपनी रिक्वायरमेंट एक्स को बताई कि यार मैं एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स 200 के भाव से खरीदना चाहता हूं। ये लॉट, ये मार्केट देता है, मार्केट का एक लॉट साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिक्स करता है। आपको तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना इनिशियल मार्जिन है, वरना एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कि आपका इनिशियल मार्जिन इतना रहेगा। अब ए ने अपनी रिक्वायरमेंट एक्स को बता दी कि भाई मैं चाहता हूं एक्स लिमिटेड के 100 शेयर खरीदना, किस भाव पर, 200 की रेट पर। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स के यहां पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ये कंप्यूटर लगा है। मिस्टर एक्स इस कंप्यूटर में एक ट्रांजैक्शन एंटर कर देगा कि भैया मेरे मेरे पास एक बायर आया है। ये मिस्टर एक्स अपने कंप्यूटर टर्मिनल पर एक ट्रांजैक्शन एंटर कर देगा कि मेरे पास एक बायर आया है
और वो बायर 100 शेयर एक्स लिमिटेड के 200 के भाव पर खरीदना चाहता है। ऐसा ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स ने अपने कंप्यूटर टर्मिनल पर डाल दिया। अब ये कंप्यूटर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के होने की वजह से सभी स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही मिस्टर एक्स एक सौदा एंटर करेगा, एक ट्रांजैक्शन एंटर करेगा कि मेरे पास एक बायर आया है, इमीडिएटली इसकी इंफॉर्मेशन इस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हर ब्रोकर के पास पहुंच जाएगी। हर ब्रोकर के सिस्टम पर ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एक बायर मार्केट में अवेलेबल है जो एक्स लिमिटेड के 100 शेयर 200 के भाव पर खरीदना चाहता है। बताओ, यहां तक का ट्रांजैक्शन समझ आया? चूंकि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है, तो जैसे ही एक्स अपने टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन को एंटर करेगा, आफ्टर ओपनिंग एन अकाउंट, इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन हर टर्मिनल पर इस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर टर्मिनल्स हैं सब पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। और वो डेटा, वो जो है पॉइंट, वो ट्रांजैक्शन की भैया मार्केट में एक बायर है, वो क्या है, किसके पास है, अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी wants to sell 100 shares, हजारों लाखों बायर उस टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज पर जुड़े हुए हैं। ये गया अपने ब्रोकर के पास, ये गया इसके पास, ये गया इसने भी मार्जिन जमा करवा रखा होगा, इसने भी अपना एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन करवा रखा होगा। अब इसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि यार मैं सेल करना चाहता हूं, मेरे पास एक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूं। ये वाई जो है वो अपने टर्मिनल पर एक इंफॉर्मेशन पुट कर देगा, ये अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक इंफॉर्मेशन डाल देगा कि मेरे पास एक सेलर अवेलेबल है, मेरे पास एक सेलर अवेलेबल है जो ये काम करना चाहता है। अगेन, जैसे ही वाई इस ट्रांजैक्शन को इस कंप्यूटर अपने कंप्यूटर टर्मिनल पर डालेगा, ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑटोमेटिकली ए और बी के बीच में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके पास एक बायर अवेलेबल है, इसके पास एक सेलर अवेलेबल है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों अपने अपने इस स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के साथ डील करने गए, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके पास बायर है, इसके पास सेलर है। जैसे ही ये दोनों ट्रांजैक्शन मैच करेंगे, इमीडिएटली इन दोनों के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा कि बायर जो है वो मिस्टर ए हैं, जो 100 शेयर 200 के भाव पर खरीदना चाहते हैं, और जो बी है वो सेलर हैं और वो एक्स लिमिटेड के शेयर्स को 200 के भाव पर बेचना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ए और बी ने आपस में कोई ट्रेडिंग नहीं की, ए और बी अपने आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इन्होंने अपने अपने ब्रोकर्स को बोला, जो ब्रोकर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए थे, जो ब्रोकर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए थे,
तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट के लिए ही होगा। खरीदना चाहता हूं, आज नहीं खरीद रहा, ये यहां पर डेट स्पेसिफाइड होगी कि आफ्टर 3 मंथ। ये लो आफ्टर 3 मंथ। क्योंकि इसको लग रहा होगा कि 3 महीने में आज प्राइस महंगी है, 3 महीने में गिर जाएंगी, तो मैं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। इसे लग रहा है कि यार आज प्राइस ज्यादा है, आज मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे, फ्यूचर में और प्राइसेस गिरेंगी, इसलिए ये बेचने की बातें कर रहा है। दोनों के अपोजिट व्यू पॉइंट होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इसका परसेप्शन होगा कि मार्केट में शेयर महंगा होने वाला है, तो भैया आज सस्ते पर खरीदने का एग्रीमेंट कर लो। इसका व्यू पॉइंट होगा कि यार मार्केट में रेटें गिरने वाली हैं तो आज महंगा है, तो भैया आज ही बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सेटलमेंट अभी नहीं हो रहा है। ओनली एंड ओनली मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट काम कैसे करता है। इस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो बताइए, या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर आ गई? मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया, हाउ टू एंटर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होती है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आपका सौदा हो चुका है। और अभी इसने क्या जमा करवाया हुआ है? इनिशियल मार्जिन इसने डिपॉजिट करवाया हुआ है। अब जब इनके बीच में सौदा हो गया तो देखिए आगे का प्रोसेस अब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेक्स्ट डे मतलब जब इनका सौदा हो गया, ये 200 पर खरीदेगा, ये 200 पर बेचेगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे सेटलमेंट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो है वो 220 चली गई। अगले दिन मार्केट में चेंज आ गया और नेक्स्ट डे शेयर की प्राइस 220 चली गई। नेक्स्ट डे प्राइस, बिल्कुल, आप अगर अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो इनिशियल मार्जिन आपका डिपॉजिट हो जाता है। भाई अगर आप खुलवाओगे ही क्यों फिर? जीरो ट्रेडिंग में तो ठीक है, क्या होता है कि भाई आप फिर खुलवाओगे ही क्यों अगर आपको ट्रेड करना ही नहीं है तो? ये ट्रांजैक्शन ही हम इसलिए कर रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट मस्ट है आपको। अब देखो, बस अब यहां से बिल्कुल धीरे धीरे पॉइंट को समझना। नेक्स्ट डे क्या हुआ? ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था एक्स लिमिटेड के शेयर्स को लेकर, तो वो जो एक्स लिमिटेड के शेयर की प्राइस है वो 220 हो गई। अब जरा समझो इंपैक्ट क्या हुआ। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 200 की प्राइस पर खरीदने का, और मार्केट में प्राइस बढ़ गई। 200 पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और मार्केट में प्राइस बढ़ गई। बताओ ए को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मार्केट में जो चीज 220 रुपए की चल रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे 200 रुपए में खरीद सकता है, क्योंकि ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया है कि मैं 200 रुपए में परचेस करूंगा, मैं 200 रुपए में परचेस करूंगा। बताओ ए को फायदा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट का अगले दिन या नुकसान हुआ? फायदा के नुकसान? प्रॉफिट क्लियर है बिल्कुल सबको? वापस से देख लो। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया कि मैं 200 रुपए पर शेयर खरीदूंगा, और अगले दिन मार्केट में कीमत 220 हो गई।
यानी मार्केट में अगर कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदने जाएगा तो उसे मिलेगा 220 का, लेकिन ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इसलिए उसे कितने का ही मिलेगा, 200 का। तो ए को फायदा हो गया कितने रुपए का, 20 रुपए पर शेयर का फायदा हो गया। इसे बोला जाता है एम टी एम, डीएम, मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन। शॉर्ट में केवल एमटीएम लिख दिया जाता है। एमटीएम का मतलब होता है डेली बेसिस पर जो फायदा नुकसान आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, मैं आपको टाइप्स ऑफ मार्जिन भी समझाता चल रहा हूं। तो यानी अगले दिन प्राइस के चेंज हो जाने की वजह से एक मार्क टू मार्केट मार्जिन अराइज हो गया। बताइए, एक्स ने एक अकाउंट में मार्जिन जमा करवा रखा था और अब उसके मार्जिन अकाउंट में और पैसा आ गया तो उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। भाई उसने ऑलरेडी एक मार्जिन मनी जमा करवा रखी थी। ये मार्जिन मनी ध्यान रखना रिफंडेबल होती है, इनिशियल मार्जिन मनी। ये आपकी इनिशियल मार्जिन मनी रिफंडेबल मार्जिन होता है। कल को जब आप अपने ट्रांजैक्शन सारे खत्म कर दोगे, अकाउंट को क्लोज करवाओगे, तो ये मार्जिन मनी रिफंड हो जाती है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली में इनिशियल मार्जिन रिफंडेबल मार्जिन होता है। रिफंडेबल मार्जिन होता है जब आप अकाउंट क्लोज करवाते हो, आपने अकाउंट खुलवा लिया, अब आप कभी भी ट्रांजेक्शन करो, वो मार्जिन मनी डिपॉजिट है आपकी। चार्जेस अलग होते हैं, वो तो अलग चीज हो गई। ये तो इस अकाउंट में जमा रखते हैं हमेशा। जैसे आप एक समझो ना कि आपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया तो एक इनिशियल डिपॉजिट आपको रखनी पड़ती है, मेंटेन रखना पड़ता है इनिशियल मार्जिन, कि भैया इतने से अकाउंट खुलेगा, तो दैट इज इनिशियल। हम्म, सिंपली अकाउंट्स ओपन करना है बस। आप ऐसे समझो कि अकाउंट को ओपन कर रहे हो आप, तो अकाउंट ओपन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए। चलिए, तो जो ए का मार्जिन अकाउंट होगा ना, हाँ जरूरी नहीं है, डिपेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होता है, वैसे फ्यूचर मार्केट में आप एनएससी बीएससी में जाओ, आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट आ। देखिए आजकल तो क्या हो गया अब, कि आजकल तो जीरो अमाउंट पर भी आपके डीमेट अकाउंट खुल जाते हैं, जीरो मार्जिन पर भी। ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जब ये मैकेनिज्म बना था ना, तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस थी इनकी। हमें तो क्वेश्चन बताएगा कि आपको मार्जिन मनी देनी है कि नहीं। मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट किसी ट्रांजैक्शन पर आ गई तो आपको किस तरह से उसके साथ प्रोसीड करना है। आप जरूरी नहीं है आज डीमेट अकाउंट खुलवाओ, बिना मार्जिन के भी आजकल आपके अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन हो जाते हैं, और एक लिमिट इशू हो जाती है आपकी। हाँ केवल फ्यूचर्स में, केवल फ्यूचर्स में, नॉर्मल ट्रेडिंग में कोई मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो होगा ये। अब इसी दिन इसको समझो, मिस्टर बी 200 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट डे प्राइस 220 हो गई, इसको तो प्रॉफिट हुआ। ये तो +20 की सिचुएशन पर है, लेकिन यह व्यक्ति -20 की सिचुएशन पर आ गया। ये व्यक्ति -20 की सिचुएशन पर आ गया। मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं 200 पर बेचूंगा, एग्रीमेंट हो रखा है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 220 चली गई।
मार्केट में उसकी कीमत 220 चली गई, तो इसको 20 रुपए का लॉस हो गया है। तो ये भी एमटीएम, ये भी एमटीएम है। इसके लिए प्रॉफिट है, इसके लिए नुकसान है। जैसे ही इसका नुकसान हुआ ना, वो इसके मार्जिन में से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका नुकसान हुआ, मान लो इसने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाया था 8,000 रुपए, ये इनिशियल अकाउंट था उसका। 20 रुपए का नुकसान हुआ 100 शेयर पर। इसका नुकसान कितना हो गया? 100 × 20, 2,000 रुपए का नुकसान। तो इसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस अब केवल 6,000 हो गया। इसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस अब केवल 6,000 हो गया। 8,000 इसने अकाउंट ओपन करते समय दिए, उसमें से 2,000 डेबिट हो गए इसके अकाउंट में। एमटीएम को एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद एडजस्टेड बैलेंस आता है मार्जिन का। बोलो, आया क्या पॉइंट समझ में? 8,000 रुपए, आप तो ऐसे समझो एक बैंक अकाउंट खुलवाया 8,000 रुपए का, आपने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, डेबिट हो गए आपके अकाउंट में। तो अब आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 8,000 से अकाउंट ओपन किया, अगले दिन 2,000 आपने डेबिट कर दिए, तो इसका मतलब आपका एडजस्टेड बैलेंस आ गया। और अगर यहां निकालूंगा, तो इसका बैलेंस 10 हो गया। मान लो इसने भी 8 का इनिशियल मार्जिन दिया था, और इसको फायदा हो गया 2,000 का अगले दिन, 100 शेयर्स पर 200 के हिसाब से। बताओ, क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? इसे बोला जाता है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ मार्जिन। इनिशियल में एडजस्ट करूंगा एमटीएम को, तो मेरे पास आएगा। यानी एडजस्टेड बैलेंस कैसे निकलेगा? इनिशियल मार्जिन प्लस माइनस एमटीएम। जो भी इनिशियल मार्जिन है, उसमें डेली के बेसिस पर जो भी फायदा नुकसान होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे आपके पास डेली बनता है। आइए अब एक और चीज। जब मिस्टर बी ने ये वाई के पास डीमेट खुलाया था ना, तो इनिशियल मार्जिन लेते समय ही एक बात और उसने बताई थी कि यार, तुम्हारा एक मेंटेनेंस मार्जिन रहना चाहिए 5,000, इससे कम कभी नहीं जाना चाहिए। मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब है वो मिनिमम मार्जिन मनी जो अकाउंट में हमेशा रहनी चाहिए। जस्ट लाइक मिनिमम बैलेंस इन बैंक अकाउंट, कि अगर 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए तो उससे कम नहीं हो सकता। उसी तरह से जब आप मार्जिन अकाउंट ओपन करते हो, तो वहां भी आपको एक मिनिमम लिमिट बनाई बताई जाती है कि आपने 8,000 डिपॉजिट करा दिया, बट आपका अकाउंट हर हालत में 5,000 पर मेंटेन रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन सिचुएशन। तो ये मेंटेनेंस मार्जिन भी आपने बी को बता रखा है कि 5,000 होना चाहिए। क्लियर यहां तक? आओ, नेक्स्ट डे सेटलमेंट प्राइस फिर चेंज हो गई। 242 रुपए पहुंच गई। 200 से 220 का सेटलमेंट कर चुके हो, अब प्राइस 220 हो गई, अगले दिन 242 हो गई। बताओ, ए को फायदा के नुकसान? ए को फायदा के नुकसान? 22 रुपए का। फायदा कितने रुपए का? 22 रुपए का।
200 से लेकर 220 तक का फायदा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब 220 से लेकर 242 का जो चेंज हुआ ये फायदा भी उसको हो गया, तो इसका एडजस्टेड बैलेंस वापस निकाल लो। बिल्कुल धीरे धीरे समझो, आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका एडजस्टेड बैलेंस बताओ कितना आ जाएगा? 12,200 रुपए। भाई 10 तो पहुंच चुका था, आज इसका एमटीएम 2,200 रुपए और हो गया, इसके अकाउंट का बैलेंस 12,200 पहुंच गया। बताइए क्या ये पॉइंट आया क्या समझ में? अब इसके अकाउंट का एडजस्टेड बैलेंस दूसरे दिन 12,200 पहुंच गया। इधर आ जाओ, इसको 22 का नुकसान हुआ, 22 का नुकसान एमटीएम के थ्रू हो गया, यानी 2,200 रुपए। एडजस्टेड बैलेंस कितना हुआ? 6,000 माइनस 2,200, 3,800 रुपए। बताओ ये बात समझ आ गई? 6,000 माइनस 2,200 यानी 3,800 रुपए। अब मुझे बताओ, पहले यहां तक की बात में कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो वो बताओ। मैंने आपको कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे अकाउंट ओपन होता है वो समझा दिया। अब मैं आपको मार्जिन की बातें समझा रहा हूं, किस तरह से ये एडजस्ट होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका एडजस्टेड बैलेंस 3,800 हुआ, समस्या हो गई, क्योंकि इसके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 5 मेंटेन होना चाहिए था। मिनिमम बैलेंस 5 मेंटेन होना चाहिए था। ये शुरुआत में बता दिया गया था कि मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 5 मेंटेन करना है। और आपका जो एडजस्टेड बैलेंस है वो कितना हो गया? 3,800। इमीडिएटली Mr. B has to deposit amount in its margin account. In its margin account कितना? अब बात ये आती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन कॉल। कॉल मंगवाई जाएगी इससे। इमीडिएटली इसका जो ब्रोकर है वो बोलेगा कि भैया आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला गया, इमीडिएटली पैसा भिजवाओ, क्योंकि आपके अकाउंट में ये मेंटेनेंस की लिमिट थी और इसके नीचे चले गए। अब मंगवाओगे कितना वो समझना। तो मार्जिन कॉल हमेशा इतनी मंगवाई जाती है कि आपका एडजस्टेड बैलेंस वापस से इनिशियल के बराबर हो जाए। मार्जिन कॉल 4,200 रुपए की देनी पड़ेगी आपको। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, स्टॉक एक्सचेंज का रूल है, अगर मार्जिन कॉल मंगवाई गई तो कितनी मंगवाई जाएगी? इतनी कि आपका बैलेंस इसके नहीं 8,000 के बराबर पहुंच जाए वापस। मेंटेनेंस के नीचे अगर आप गए तो आपको अपने मार्जिन अकाउंट में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, और वो पैसा उतना जमा करवाना पड़ेगा कि आपका अमाउंट टोटल मिलाकर जो आपके अकाउंट का बैलेंस है वो वापस इनिशियल के बराबर आ जाए। इस अमाउंट को हम कहते हैं मार्जिन कॉल मनी। तो 4,200 रुपए की कॉल मनी उसे डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ताकि उसका जो बैलेंस है वो किसके बराबर आ जाए? इनिशियल के। तो रूल आएंगे ये धीरे धीरे। अगर आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला गया तो आपको उतना पैसा जमा करवाना पड़ेगा ताकि बैलेंस इनिशियल के बराबर आ जाए, मेंटेनेंस के बराबर नहीं, इनिशियल के बराबर आ जाए। उस अमाउंट को हम बोलते हैं मार्जिन कॉल मनी।
आप बताओ यहां तक, अब आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको पूरा ये मार्जिन का एक सिस्टम समझाया, किस तरह से डेली बेसिस पर, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता, डेली बेसिस पर ही एडजस्ट होता है। आपका मार्जिन अकाउंट चेंज होता रहता है, एमटीएम के थ्रू एक एडजस्टेड बैलेंस निकलेगा। अगर मेंटेनेंस के अंदर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका बैलेंस मेंटेनेंस से नीचे चला गया तो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन कॉल मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और वो मार्जिन कॉल मनी इतनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी कि आपका जो टोटल है वो किसके बराबर पहुंच जाए, इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंच जाए। बोलो, क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलिए हम इसको लिखते हैं, मार्जिन को सारा। देखिए हमने ये पता लगाया कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग होती है। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्लियर है बिल्कुल कि स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग। अब लिखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। इफ एनी पर्सन wants to enter in future contract, if any person wants to enter into future contract, he must deposit some margin as specified by exchange। अगर कोई भी पर्सन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है तो उसे एक मार्जिन जो कि एक्सचेंज द्वारा स्पेसिफाइड किया जाएगा वो जमा करवाना पड़ता है। दिस मार्जिन इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन, इस मार्जिन को क्या बोला जाता है, इनिशियल मार्जिन बोला जाता है। ट्रांजैक्शन इज डेली सेटल्ड एट मार्केट प्राइस।
which is known as mark to market, MTM, डेली बेसिस पर सेटल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क टू मार्केट बोलते हैं। दिस MTM is adjusted. This MTM is adjusted on daily basis to know adjusted balance of margin account। ये जो डेली बेसिस पर गेन और लॉस होता है, इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, किसमें, मार्जिन अकाउंट में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो डिस्कस किया उसी बातों को हम लिख रहे हैं कि कुछ मार्जिन जमा करवाया जाता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन। फिर उसे डेली बेसिस पर कंपेयर करते हैं और फायदा नुकसान देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ये मार्क टू मार्केट बेसिकली क्या है, ऑन डेली बेसिस। इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मार्क टू मार्केट बोलते हैं। बस यहीं से मार्जिन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट किया है लिखवाना, जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि मार्जिन में किस तरह से हम, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एडजस्टेड। फिर लिखो, एडजस्टेड मार्जिन देन कंपेयर्ड, adjusted margin then compared with maintenance margin। and margin call or withdrawn of margin money or withdrawal of margin money if allowed accordingly। अकॉर्डिंग, देखो क्या लिखा हमने। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी पर्सन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, उसे एक अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन।
ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पर मार्केट प्राइस से कंपेयर किया जाता है और एक वैल्यू ढूंढी जाती है जिसको हम कहते हैं मार्क टू मार्केट, जो बेसिकली डेली बेसिस का गेन या लॉस होता है। ये जो मार्क टू मार्केट है इसे एडजस्ट किया जाता है इनिशियल मार्जिन में, ताकि हम इसे बोलते हैं एडजस्टेड बैलेंस या एडजस्टेड मार्जिन। फिर इस एडजस्टेड मार्जिन को हम कंपेयर करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन से, और या तो मार्जिन कॉल मनी अगर रिक्वायर्ड है या फिर अगर विथड्रॉल ऑफ मार्जिन मनी अलाउड है तो हम उसको अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। लिखें। रूल्स फॉर मार्जिन। मार्जिन के लिए आप जो रूल फॉलो करोगे, रूल वन, if adjusted margin if adjusted margin is less than initial margin is less than initial margin। हाँ जी। if adjusted margin is less than initial margin but more than maintenance margin, maintenance margin no further adjustment is to be done। बहुत ध्यान से समझो क्या बोला मैंने। अगर एडजस्टेड मार्जिन इनिशियल से तो कम हो गया लेकिन मेंटेनेंस से ज्यादा है तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। और एडजस्टेड मार्जिन निकलता कैसे है? एडजस्टेड मार्जिन इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट प्लस माइनस एमटीएम। इससे हमारे पास एडजस्टेड मार्जिन आता है। डेली बेसिस पर निकालना होता है तो डेली बेसिस पर मार्जिन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको एमटीएम से एडजस्ट करोगे और देखोगे कि एडजस्टेड मार्जिन का बैलेंस कितना आ रहा है। अगर वो बैलेंस मेंटेनेंस से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना आपको, इग्नोर दैट, आगे बढ़ जाओगे। आइए रूल नंबर 2। इफ if adjusted margin
if adjusted margin is below the maintenance margin, below the maintenance margin, then trader or person will bring further amount to make his margin balance equal to initial margin. Initial margin. This further amount is known as मार्जिन कॉल. समझना. अब अगर आपका एडजस्टेड बैलेंस मेंटेनेंस से नीचे आ गया तो फिर आपको उतना पैसा जमा करवाना पड़ेगा कि आपके मार्जिन का जो बैलेंस है ना वो इनिशियल के बराबर आ जाए. जैसे मानिए आपका इनिशियल मार्जिन था 8,000 और आपने डिसाइड किया मेंटेनेंस मार्जिन 4,000. ठीक है. इनिशियल मार्जिन आपका था 8,000. मैं यहां ऐसे दिखा देता हूं. ये तो मान लीजिए मेरा इनिशियल मार्जिन है और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है. ठीक है. अब क्या हुआ कि मेरा जो बैलेंस था ना वो मार्जिन लॉस की वजह से यहां आ गया, यानी एडजस्टेड बैलेंस. जो एडजस्टेड बैलेंस है मान लो वो 2500 पहुंच गया, यानी ये आ गया मेरे पास 2500 बिलो द मेंटेनेंस. बोलो बात समझ में आ गई. मेरा अगर एडजस्टेड बैलेंस जो है अगर वो बिलो द मेंटेनेंस चला जाए तो मुझे कितना पैसा जमा कराना है. इतना पैसा जमा कराओ ये बढ़कर इस लिमिट तक पहुंच जाए. दिस इज कॉल्ड मार्जिन कॉल. दिस इज कॉल्ड मार्जिन कॉल. दैट मीन्स कॉल कितनी करवानी पड़ेगी. मुझे कॉल करवानी पड़ेगी 5500 की. आज मेरे अकाउंट में 2500 हैं. चूंकि ये बिलो मेंटेनेंस चला गया तो मुझे उतना पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ताकि मेरे मार्जिन का बैलेंस इक्वल टू इनिशियल मार्जिन हो जाए. तो 2500 है जो कि 4,000 से कम है. तो अब मुझे उतना पैसा डिपॉजिट करवाना है कि ये 2500 का बैलेंस बढ़कर कितना हो जाए 8,000 हो जाए. तो मुझे कितने जमा करवाने पड़ेंगे. मुझे 5500 रुपीज जमा करवाने पड़ेंगे. और ये जो 5500 में जमा करवाऊंगा इसी को मैं क्या बोलूंगा मार्जिन कॉल मनी बोलूंगा. बोलो क्लियर. रूल नंबर 2.
बताइए, रूल नंबर 2 क्लियर? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, if adjusted margin is greater than initial margin, greater than initial margin, we can withdraw the excess amount if permitted by exchange. If permitted by exchange, क्या लिखा है इस पॉइंट को समझे। मान लीजिए मेरा जो इनिशियल मार्जिन डिसाइड था वो 8,000 था, मैंने अपना मेंटेनेंस मार्जिन डिसाइड है मेरा जो स्टॉक एक्सचेंज से वो 4,000 है। अब मुझे एडजस्टेड बैलेंस दे रखा है, एडजस्टेड बैलेंस 12,000, यानी इनिशियल से ऊपर चला गया। ये इनिशियल मार्जिन था और ये मेरा मेंटेनेंस मार्जिन था। तो इनिशियल 8 था, बट ड्यू टू सम गेन इन माय स्टॉक एक्सचेंज मेरा एडजस्टेड बैलेंस ऊपर चला गया, इनिशियल से भी ऊपर मेरा एडजस्टेड बैलेंस है। ऊपर चला गया। तो अब मैं देखूंगा कि क्या स्टॉक एक्सचेंज ने परमिट किया हुआ है। अगर हाँ, तो मैं यहां से लेकर और यहां तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं, जितना परमिट करे कैन बी विथड्रॉन। यानी इनिशियल के ऊपर जितना पैसा मेरे अकाउंट में आ गया मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन इस विड्रॉल के लिए आपको क्वेश्चन बोलेगा, यानी स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिट करेगा। अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज परमिट करता है कि आप इस एक्सेस का केवल 60% विड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उतना ही विड्रॉ करेंगे। यानी विथड्रॉल करने के लिए परमिशन जरूरी है। तो अगर किसी भी समय पर एडजस्टेड मार्जिन का बैलेंस इनिशियल मार्जिन से ऊपर चला जाए तो इट कैन बी विड्रॉ। हम उसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अप टू द लिमिट परमिटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं बोलता विड्रॉ के लिए, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। हमारे पास एग्जाम के क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए कि भैया इतना विथड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम पर्पस क्वेश्चन मस्ट स्पेसिफाई, क्वेश्चन मस्ट स्पेसिफाई विथड्रॉल।
हम तभी करेंगे जब हमें हमारा क्वेश्चन बोलेगा कि आप विथड्रॉ इतना कर सकते हो। तो दीज आर दी थ्री रूल्स फॉर मार्जिन। फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ मार्जिन रूल्स। आइए जरा इन रूल्स का एक फ्लो चार्ट के तौर पे हम उसको देखें। देखिएगा, ये मेरा इनिशियल मार्जिन है, और ये मेरे पास मेंटेनेंस मार्जिन है। सबसे पहले मैंने यहां से अकाउंट ओपन करवा लिया और ये मेरा इनिशियल मार्जिन है। अब डेली बेसिस पर मैं सेटलमेंट कर रहा हूं। लीजिए मेरा बैलेंस यहां आ गया, ये हुआ MTM, और ये आ गया मेरे पास एडजस्टेड बैलेंस। अब ये बैलेंस जो है वो मेंटेनेंस से ऊपर है, मुझे कुछ नहीं करना। अगले दिन मेरा एडजस्टेड बैलेंस यहां पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये बैलेंस ऐसे चलता रहेगा, यानी इनिशियल से अगर नीचे है लेकिन मेंटेनेंस से ऊपर है, तो मुझे कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करना। अब मान लीजिए मेरा बैलेंस यहां आ गया, इसका मतलब अब अगर एडजस्टेड बैलेंस यहां पहुंच गया, जो कि मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे है, मुझे इमीडिएटली पैसा जमा करवाना पड़ेगा ताकि मेरा बैलेंस यहां पहुंच जाए। जिसे हमने बोल दिया मार्जिन कॉल मनी। अब अगर मान लीजिए किसी समय पर एडजस्टेड बैलेंस यहां पहुंच गया, यानी जो इनिशियल मार्जिन से भी ऊपर चला गया, और अगर स्टॉक एक्सचेंज परमिट करता है तो मैक्सिमम विथड्रॉल यहीं तक हो सकता है। यह है मैक्सिमम विथड्रॉल लिमिट। लिमिट इफ परमिटेड, इससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आपका मार्जिन अकाउंट चलता है, और इस तरह से आपके रूल्स जो है मार्जिन के वो अप्लाई होते हैं। बताओ, बिल्कुल क्लियर है मार्जिन का ये सारा रूल सिस्टम? किस तरह से आपको मार्जिन अकाउंट के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ सकता है? आइए लिखें नोट। जनरली इनिशियल मार्जिन एंड
मेंटेनेंस मार्जिन, generally initial margin and maintenance margin is given. And if not given, then information to calculate information to calculate initial margin and maintenance margin is given. इनिशियल मार्जिन निकाला जाता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मेंटेनेंस मार्जिन होता है 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। ऑफ इनिशियल मार्जिन। अगर किसी क्वेश्चन में म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा अगर गिवन है तो हम इस बेसिस पर भी इनिशियल मार्जिन निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में जब भी आएगा तो वो आपको दे देते हैं कि इनिशियल मार्जिन इतना रखना है और मेंटेनेंस मार्जिन आपको इतना रखना है, बट फिर भी अगर न दे तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर मार्जिन अकाउंट, इसमें प्रैक्टिकली हमसे ये पूछा जाता है मार्जिन अकाउंट बनाओ। हाउ टू प्रिपेयर मार्जिन अकाउंट। आइए तो मार्जिन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम बनेगा डे, उस डे की सेटलमेंट प्राइस, अकॉर्डिंग टू मार्केट आपके पास क्या सेटलमेंट प्राइस चल। देन इस सेटलमेंट के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, फिर डेली बेसिस का मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करेंगे, मार्केट। अब ओपनिंग बैलेंस में अगर मार्क टू मार्केट एडजस्ट करूंगा तो वो एडजस्टेड मार्जिन आएगा। अगर एडजस्टेड मार्जिन कम चला गया तो मार्जिन कॉल। अगर ज्यादा चला गया तो मार्जिन विथड्रॉल।
और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट। ये आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टाइम पर, जिसमें आपसे वो कुछ बातें पूछेगा। ये मार्क टू मार्केट बेसिकली आपके गेन और लॉस को बताएगा। एडजस्टेड मार्जिन कैसे निकालते हो? जो भी उस दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस माइनस एमटीएम, तो आपके पास एडजस्टेड मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन कॉल कब निकलेगी? जब आपका एडजस्टेड मार्जिन का बैलेंस मेंटेनेंस के नीचे चला जाए। एडजस्टेड मार्जिन का बैलेंस मेंटेनेंस के नीचे चला जाए तो हमें मार्जिन कॉल मनी मंगवानी पड़ती है। अगर इनिशियल से ऊपर आ जाए और स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगा तो आप उस लिमिट तक मार्जिन को विड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट में अल्टीमेटली जब कॉल और विथड्रॉल एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम बोलेंगे मार्जिन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। बना लीजिए फॉर्मेट। इस तरह से हम मार्जिन अकाउंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आइए एक पॉइंट और लिखेंगे। मार्केट टर्म फॉर बाइंग और सेलिंग फ्यूचर। बाइंग फ्यूचर को मार्केट की टर्म्स में बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन बनाना। लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अगर कभी भी हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने विप्रो के शेयर्स पर लॉन्ग पोजीशन ले ली, तो इसका मतलब बाय कॉन्ट्रैक्ट आपने करा है विप्रो के शेयर्स का। और सेलिंग फ्यूचर का मतलब हो गया शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो कई बार हमारे पास बाइंग और सेलिंग नहीं होगा, हमारे पास वो बोलेगा लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ऑफ फ्यूचर मार्केट। तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब हो गया हमने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब हो गया हमारा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है। लिखें एक एग्जांपल। मिस्टर ए took
long position on shares of X Limited at 1450। मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स पर क्या लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाई है एट 1450। यानी मिस्टर ए ने एक एग्रीमेंट किया या एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 1450 पर एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 50 shares। The contract is for 50 shares of X Limited, of X Limited। Initial margin is set, initial margin is set at rupees 7,000 and maintenance margin at 4,000। स्टॉक एक्सचेंज ने इनिशियल मार्जिन 7,000 सेट किया है और मेंटेनेंस मार्जिन 4,000 सेट किया है। The settlement prices for next 4 days are as under। अगले 4 दिन की सेटलमेंट प्राइस दी गई है। डे 1 1,400 रुपए, डे 2 1,380, डे 3 1,420 और डे 4 1,410। ये आपको 4 दिन की अलग अलग क्या दी गई है, सेटलमेंट प्राइस आपको दी गई है। प्रिपेयर मार्जिन अकाउंट टू नो क्लोजिंग बैलेंस। हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए मार्जिन अकाउंट बनाना है। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको विथड्रॉल की बातें कहीं नहीं की हैं, तो दैट मींस अगर कल को बैलेंस इनिशियल से ऊपर भी चला गया तो आप विथड्रॉ नहीं करोगे, तो विथड्रॉल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी विथड्रॉल की बातें नहीं की। आ जाइए, पहला कॉलम डे, सेटलमेंट प्राइस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट, मार्क टू मार्केट, एडजस्टेड बैलेंस,
मार्जिन कॉल और क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट और ऊपर यहां डाल देते हैं लॉन्ग एट 1450। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है 1450 की। करूं स्टार्ट? आइए देखो, डे वन पर सेटलमेंट प्राइस क्या है आपकी? डे वन पर आपकी जो सेटलमेंट प्राइस है वो कितनी हो गई? 1400 रुपए चली गई। ध्यान से समझना बिल्कुल। डे फर्स्ट के टाइम पर आपने जो इनिशियल मार्जिन जमा कराया वही आपके अकाउंट का बैलेंस है, यानी 7000। अब समझना फायदा नुकसान। आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 1450 का, लेकिन आज मार्केट में कीमत 1400 चली गई। आपको फायदा के नुकसान? मार्केट में जो चीज 1400 की मिल रही है, आपने उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट 1450 का कर रखा है, क्योंकि आपने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है। तो आपको 50 रुपए का नुकसान हो गया। और इंटू कितने शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था? तो 50 × 50, आपको 2500 रुपए का डेली बेसिस का MTM यानी नुकसान आ गया 2500 रुपए का। बोलो क्लियर? बिल्कुल। आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट 1450 का कर रखा है, लेकिन मार्केट में वो चीज 1400 की मिल रही है। 50 रुपए का नुकसान इंटू 50 शेयर। एडजस्टेड बैलेंस क्या आ गया? 7000 माइनस 2500, 4500 अभी आपके पास एडजस्टेड बैलेंस है। क्या ये मेंटेनेंस से नीचे चला गया? क्या ये मेंटेनेंस से नीचे है? नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन 4 है। मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई कॉल मनी नहीं। मेरा क्लोजिंग बैलेंस 4500 रहेगा। डे टू पर प्राइस आ गई 1380। ओपनिंग बैलेंस अब मेरे पास 4500 है। ओपनिंग बैलेंस अब मेरे पास 4500। नाउ अगेन देखो, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1400 का हो गया, क्योंकि उसका डिफरेंस मैं ले चुका हूं। तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1400 पर चल रहा है और मार्केट में 1380 का हो गया। फिर मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि मार्केट फिर सस्ता चला गया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1400 रुपए का खरीदने का चल रहा है और मार्केट की प्राइस 1380 चली गई, तो 20 का नुकसान। 20 × 50, 1000 रुपए का फिर लॉस हो गया। क्या बैलेंस 4000 से नीचे आ गया? यस। तो इतनी कॉल मनी मंगवाओ कि बैलेंस इनिशियल के बराबर हो जाए। तो 3500 की कॉल मनी मंगवानी पड़ेगी, ताकि इनिशियल यानी 7000 के बराबर मेरे अकाउंट का बैलेंस पहुंच जाएगा। बोलो क्या ये पॉइंट आ गया आप समझ में? 1000 का नुकसान हुआ, बैलेंस 3.5 हो गया। जैसे ही 4 से कम गया तो मुझे कॉल मनी मंगवानी पड़ेगी, और इतनी मंगवानी पड़ेगी कि बैलेंस 7 के बराबर आ जाए। तीसरे दिन की प्राइस 1420, 7 ओपनिंग। आइए, मैं खरीद सकता हूं 1380 का, और मार्केट में मिल रहा है 1420 का, तो मैं सस्ता खरीद सकता हूं। मेरी लॉन्ग पोजीशन अब 1380 पर आ चुकी है और मार्केट 1420 है। मुझे 40 रुपए का फायदा इंटू 50, 2000 का प्रॉफिट, 9000 बैलेंस, 9000 मेरा क्लोजिंग आ गया। ये तीसरा दिन हो गया। अब डे फोर। डे फोर पर प्राइस है 1410, ओपनिंग बैलेंस 9। अगेन
मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1420 की प्राइस पर है और मार्केट की कीमत 1410 चली गई, तो मार्केट में सस्ता चला गया तो मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा। मेरी लॉन्ग पोजीशन 1420 पर चल रही है, यानी मैं खरीदूंगा तो 1420 में मिलेगा, लेकिन मार्केट में कीमत 1410 हो गई तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। 500 का नुकसान, 8500 एडजस्टेड, कुछ नहीं। ये लीजिए, ये आपका मार्जिन अकाउंट बन गया। बताइए क्या ये पॉइंट समझ आया? इस तरह से हम अपना क्लोजिंग बैलेंस, डेली बैलेंस निकाल सकते हैं।